सगाई का फंक्शन आखिरकार खत्म हो चुका था। हॉल की रोशनी अब धीमी पड़ने लगी थी। मेहमान एक एक करके जाने लगे थे। देव और सेजल स्टेज के नीचे खड़े थे। दोनों के ही चेहरे की चमक उनकी मुलाकात की हकीकत बयां कर रही थी। सेजल के गालों की गुलाबी रंगत, शर्म से झुकी हुई आंखें उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। दोनों को साथ देख निशांत शरारत से बोल पड़ा, हेलो भाभी, कैसी रही आपकी डेट? देव ने उसे घूर कर कहा, छोटे तुम कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हो? निशांत बोला, तो क्या मैं अपनी भाभी से बात कर रहा हूँ? फिर सेजल की ओर देखकर मासूम सा फेस बनाकर कहा, भाभी क्या आप भी मुझे भाई की तरह डांटोगी? सेजल निशांत की ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, कभी भी नहीं भैया, आफ्टर ऑल देवर की बॉन्डिंग तो भाभी के साथ सबसे अच्छी होती है। आप तो हमारे देवर के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी है। निशांत ने जोश के साथ कहा, भाई सुन लिया या और सुनना है? देव ने मुस्कुराकर कहा, काफी है। वैसे निशु, मुझे खुशी है कि तुम सेजल के साथ काफी क्लोज हो। हमेशा तुम दोनों अपने रिश्ते को ऐसे ही निभाना। निशांत भावुक होते हुए सेजल और देव दोनों को गले लगा लेता है। तभी दीवान जी सभी बच्चों को आवाज लगाते हैं। सभी अपने पेरेंट्स के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दीवान जी जगह से उठते हुए बोले, चलिए शेखर जी, सब फाइनल हो गया है। अब हमारी सेजल बेटी को 10 दिन तक आप ढेर सारा प्यार दे। उसके बाद हम बारात लेके आएंगे अपने देव की अमानत को लेने। तब तक आप उसका ख्याल रखिए। सेजल झुककर सबका आशीर्वाद लेती है। इतनी देर में अनिकेत अग्रवाल और सरला भी जाने को होते हैं कि तभी देव बोल पड़ा, अंकल राज कहाँ है? अनिकेत से पहले ही सरला बोल पड़ी, बेटा वो थाने से इमरजेंसी कॉल आ गया था इसलिए चला गया, हम लोग निकलते हैं बेटा। कहकर वो दोनों आगे बढ़ गए। जबकि देव मन ही मन बोला, थाने में इमरजेंसी? राज ने मुझे क्यों नहीं अपडेट किया? कुछ ही देर में मित्तल और माहेश्वरी परिवार अपनी गाड़ियों में घर के लिए निकल गए। राज बिना किसी को बताए हॉल से निकल चुका था। गाड़ी चलाते हुए उसका चेहरा सख्त था, लेकिन अंदर अनीता की बातें गूंज रही थी। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। देव कॉलिंग। ये देखकर उसने कॉल पिक की। दूसरी तरफ से देव ने हल्के गुस्से में कहा, कहाँ है तू और ये कौन सा इमरजेंसी केस था? मुझे अपडेट तक नहीं किया। राज ने सूखी आवाज में कहा, कुछ पर्सनल था। देव ने फिक्रमंद स्वर में पूछा, सब ठीक है ना? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद राज ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। देव हल्का सा हंसा और बोला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना? देव की बात सुनकर राज ने कड़वे स्वर में कहा, तू नहीं समझेगा, तूने किसी से अब तक प्यार जो नहीं किया। इतना कहकर राज ने कॉल कट कर दी। देव फोन को देखता रह गया। क्या राज अब तक उस लड़की को भुला नहीं पाया है? उसने मन ही मन खुद से सवाल किया। उसी वक्त दीवान जी ने आवाज दी, देव जी पापा। देव ने कहा तो दीवान जी ने गर्मजोशी के साथ कहा, बेटा कल सुबह तुम्हारे बड़े पापा आ रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सगाई मिस हो गई थी, लेकिन अब शादी का कोई फंक्शन मिस नहीं करेंगे। देव ने सिर हिलाकर कहा, ओके पापा, मैं कल सुबह एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा। माहेश्वरी परिवार भी घर पहुंच चुका था। सुमन जी ने थके भरे अंदाज में बच्चों से कहा, तुम तीनों जाकर आराम करो, सुबह 8 बजे ही शौर्य को निकलना है। और शीतल, तुम्हें कितने बजे निकलना है? शीतल ने जमाई रोकते हुए कहा, मां मुझे भी 8 बजे से पहले निकलना है। कल जॉब का पहला दिन है और मैं आज इतना थक गई हूं कि पता नहीं सुबह आंख कैसे खुलेगी। सेजल जो सबकी नजरों से बचते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देव का नाम जगमगाता देखकर बोली, मां पापा मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं जा रही हूं सोने। कहकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर कमरे में चली गई। शेखर जी भी कमरे की ओर बढ़ गए, जबकि सुमन जी रसोई में कुछ काम देखने लगी। शीतल उबासी लेते हुए आगे बढ़ी कि तभी शौर्य ने उसे टोका और कहा, तूने अपनी दोस्त के बारे में पता किया कि वो घर पहुंची या नहीं? शीतल चौकी और बोली, कौन? वर्षा? फिर चिंतित लहजे में बोली, भाई मैंने तो पूछा ही नहीं और पार्टी में तो उसका मोबाइल ही बंद हो गया था। शौर्य ने एक पल भी नहीं लगाया फैसला लेने में और उसने कहा, चल चलते हैं वर्षा के घर। शीतल ने परेशान होकर कहा, अभी इतनी रात को? शौर्य ने सीधा जवाब दिया, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, कल जयपुर चला जाऊंगा तो टाइम नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में जिद थी। शीतल ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है भाई। दोनों भाई बहन घर से बाहर निकलकर वर्षा के घर के दरवाजे पर खड़े थे। शौर्य के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, वर्षा नाराज तो नहीं है ना? मैंने लिमिट क्रॉस कर दी क्या? दरवाजा नॉक करने के 5 मिनट बाद वर्षा ने दरवाजा खोला। वो अभी भी फंक्शन वाले कपड़े में थी। उसे देख शीतल ने पूछा, वर्षा क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने मुझे घर पहुंचकर कॉल भी नहीं किया। शौर्य को देखते ही वर्षा के गाल सुर्ख उठे। उसने नजर नीचे करके कहा, मां की तबीयत थोड़ी सुस्त पड़ गई थी, अब जाकर सोई है, तो मैं भी फ्री हुई हूं। शौर्य ने चिंता जताई और कहा, आंटी की तबीयत अगर ज्यादा खराब हो तो मुझे कॉल कर देना। वर्षा ने बस हामी भर दी। फिर शीतल से कहा, सब कुछ ठीक है शीतल, तुम जाकर आराम करो, कल तेरी नौकरी का पहला दिन है, मैं सुबह तुझसे मिलने आती हूं। शीतल ने गुड नाइट कहा और जाने को पड़ी। इतनी देर में शौर्य ने झुककर वर्षा के कानों में कहा, 10 मिनट में छत पर मिलो, और जल्दी से शीतल के पीछे बढ़ गया। शौर्य की बेबाक हरकत देख वर्षा खुद में सिमटी दरवाजा बंद करके अपने बेतरतीब होते धड़कन पर काबू करने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ कमरे में आईने के सामने सेजल खड़ी थी। उसके गाल अभी गुलाबी थे और आंखों में देव की याद समाई थी। उसने धीरे से अपने माथे को छुआ जहां देव ने उसे किस किया था और हल्के से मुस्कुरा दी। उसने देव को कॉल लगाई कि तभी शीतल कमरे में घुसते हुए बोली, उफ आज तो बहुत थक गई थी। सेजल ने जल्दी से कॉल कट कर दी और फ्रेश होने चली गई। शीतल जो आईने के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी उतारी थी। सेजल का मोबाइल बजते ही जगह पर से उठी। अननोन नंबर से कॉल देखते ही उसने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो भाभी, मैं देव का दोस्त राज बात कर रहा हूं। एसीपी राज? शीतल मन ही मन बड़बड़ाई, इस खड़ूस को मेरी दी से क्या काम है? एक तरफ राज अपने अतीत और परिवार के फैसले के बीच उलझा, दूसरी तरफ शौर्य अपने प्यार को संभालने की जिद में। इतनी रात गए सेजल के मोबाइल पर राज का कॉल देख शीतल परेशान हो उठी। वो कुछ बोलने को हुई कि तभी दूसरी तरफ से राज ने कहा, सॉरी भाभी, इतनी देर रात कॉल करने के लिए, बस मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। अगर मेरे पापा ने मेरे रिश्ते के बारे में आपके पापा से बात करनी चाहिए तो आप मना करवा दे। मैं शीतल से शादी नहीं कर सकता। आई लव समवन एल्स। इतना कहकर राज ने कॉल कट कर दी। शीतल हैरान परेशान एक पल मोबाइल स्क्रीन को तो दूसरे ही पल राज की बातों को सोचकर उलझ गई। उसने कहा, राज की शादी मुझसे? शीतल बड़बड़ाई, ये खिचड़ी कब पकी और मुझे क्यों नहीं पता चला? तभी सेजल फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली। शीतल के हाथ में अपना मोबाइल देख वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, बिट्टू तू मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रही है? कुछ नहीं, शीतल ने आहिस्ता से कहा और मोबाइल सेजल को पकड़कर वॉशरूम में घुस गई। सेजल ने उसे उलझे हुए देखा तो खुद से कहा, अब इसे क्या हुआ? उसी वक्त देव का कॉल आया तो वो उससे बात करने में मग्न हो गई। इधर कॉल करने के बाद राज ने राहत की लंबी सांस छोड़ी। वो सामने खाली सड़क पर ड्राइव करते हुए मन ही मन सोचने लगा, अब चाहकर भी डैड मेरा रिश्ता देव के ससुराल में नहीं कर पाएंगे। वो तो अच्छा हुआ मुझे निशांत से सेजल का नंबर मिल गया और मैंने सीधे उससे बात कर ली, वरना डैड का क्या भरोसा, कल ही रिश्ते की बात करने माहेश्वरी हाउस पहुंच जाते। सोचते हुए उसके मन में हॉल की घटना घूमने लगी। जब वो अनीता को छोड़कर हॉल के अंदर गया तब अनिकेत अग्रवाल से वो टकरा गया था। अनिकेत अग्रवाल ने बिना लाग लपेट के सीधा कहा, तो यही है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? डैड की बात सुनकर राज का दिल हौले से धड़का। अनिकेत अनीता की तरफ इशारा करके पूछ रहे थे। राज ने झट से पीछे मुड़कर देखा। अनीता दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ी थी। उसने लंबी सांस छोड़ी और कहा, कोई नहीं है वो। अच्छा? अनिकेत अग्रवाल ने ठंडे अंदाज में कहा, तो इसका मतलब मैं समझूं कि तुम मेरी पसंद से शादी करने के लिए तैयार हो? डैड प्लीज। राज ने ठंडे स्वर में कहा, ये सब बातें अभी करनी जरूरी है क्या? हाँ। अनिकेत अग्रवाल ने उसी अंदाज में कहा, बिल्कुल जरूरी है। घर पर तुम मिलते कहाँ हो? देखो अपने दोस्त देव को, कितना खुश है अरेंज मैरिज से, कुछ सीखो उससे। मैंने सोचा है कि शेखर साहब से उनकी छोटी बेटी शीतल के लिए बात करूं, तुम्हें वो अच्छी लगी? इतना सुनते ही राज का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में दांत भींचकर बोला, डैड ये मेरी जिंदगी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं इसका फैसला मैं कर सकता हूं, और आप किसी भी लड़की को मेरी जिंदगी में लाने की पाबंद नहीं है, इसलिए फॉर गॉड सेक। राज ने लगभग हाथ जोड़ लिए, मेरी शादी के बारे में मत सोचिए, मुझे शादी नहीं करनी है। इतना कहकर वो गुस्से में हॉल से बाहर निकल गया। हॉल में हुई अपनी तीखी बहस को याद कर राज ने सिर पीछे कार सीट से टिकाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। अनीता को भले उसने खुद से दूर जाने को बोल दिया था, लेकिन वो खुद कैसे झुठला सकता था? तभी मैसेज के बीप की आवाज से उसकी सोच की तंद्रा टूटी। उसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो अनीता का नाम जगमगा रहा था। एक पल को सोच उसने नोटिफिकेशन देखा। अनीता का मैसेज था,
राज, क्या हम कल शाम 5 बजे कैफे में मिल सकते हैं? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैसेज देखते ही राज की वॉइस सिकुड़ गई। उसने मोबाइल सीट पर फेंका और गाड़ी घर की तरफ घुमा ली। इधर वर्षा खुद को संभालते हुए छत पर पहुंची तो वहां पहले से ही शौर्य अपनी छत की मुंडेर से टिककर खड़ा था। शौर्य सफेद कुर्ते पजामे में हाथ बांधे वर्षा का ही इंतजार कर रहा था। वर्षा धीमे धीमे कदम उठाते हुए अपने छत की मुंडेर पर पहुंची। दोनों घर की छत के बीच बस एक छोटी सी दीवार का ही फासला था। वर्षा को देखते ही शौर्य ने वो दीवार फैला दी और वर्षा के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही वर्षा घबराहट के मारे चारों ओर देखते हुए बोली, शौर्य, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर रात के इस पहर किसी ने आपको मेरे घर की छत पर देख लिया तो आफत आ जाएगी। वर्षा की बातों को नजरअंदाज कर शौर्य ने वर्षा के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, इधर मेरी तरफ देखो। वर्षा ने पलके उठाकर शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य ने नरमी से कहा, वर्षा, मैंने जो कुछ भी हॉल में किया उससे तुम्हें हर्ट हुआ हो उसके लिए कान पकड़कर सॉरी बोल रहा हूँ। कहते हुए उसने दोनों कान पकड़ लिए। और वर्षा, मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मम्मी पापा से हमारी शादी की बात ना करूँ तब तक मैं तुमसे थोड़ा दूर रहूंगा। तुम समझ रही हो ना? हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम अपने परिवार वालों के सामने नजर न मिला सके। शौर्य की बात सुनकर वर्षा की आंखें डबडबा गई। उसने शौर्य के हाथ को थामकर कहा, शौर्य, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। शौर्य ने मुस्कुराकर छेड़ने वाले अंदाज में कहा, वैसे मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, पर तुम चाहो तो कर सकती हो ना? वर्षा ने बनावटी गुस्से में कहा। धत शौर्य, अब बहुत बेशर्म हो गए हैं जयपुर जाकर। शौर्य ने वर्षा को कंधे से पकड़कर खुद के सामने करते हुए बेबाकी से कहा, मिसेस शौर्य माहेश्वरी, बेशर्मी हम आपको अपनी शादी के बाद ही दिखाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने हौले से अपने होठ उसके माथे पर रख दिए। वर्षा धीरे से शौर्य के सीने से जा लगी तो शौर्य ने कहा, क्या बात है, आज मैडम को बड़ा प्यार आ रहा है। यदि तुम ऐसे ही मेरे सीने से लगी रहोगी तो मैं जयपुर जाना कैंसिल कर दूंगा। वर्षा शर्माते हुए पीछे हटी तो शौर्य ने उसका हाथ थामकर कहा, वर्षा, आई लव यू और मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। एक हफ्ते का बिछड़ना साल भर से भी ज्यादा लग रहा है। वर्षा ने आहिस्ता से उसका हाथ हटाया और नरमी से कहा, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी, मुझे अब चलना चाहिए शौर्य, गुड नाइट। कहकर वर्षा वापस चली गई और शौर्य उसे अलविदा लेकर अपने घर की छत पर आ गया। दोनों के बीच पनपी गलतफहमी की दीवार ढह चुकी थी। माहेश्वरी हाउस में अगला दिन काफी बिजी था। सुबह 8 बजे ही शौर्य जयपुर के लिए निकल गया। शीतल भी समय से स्कूल के लिए निकल पड़ी। आज प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाने का उसका पहला दिन था। स्कूल के बाद सेजल और वो दोनों शादी की शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे। इधर राज भी बेमन से पुलिस स्टेशन पहुंचा। पिछले दिन ड्रग्स ऑपरेशन में पकड़े गए संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही थी, लेकिन राज का ध्यान ही कहीं और था। देव पुलिस स्टेशन थोड़ी देर से पहुंचा तो राज ने सवाल किया, क्या हुआ देव, आज इतनी देर से क्यों आया है? देव ने मोबाइल टेबल पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बड़े पापा और उनकी फैमिली को लेने एयरपोर्ट चला गया था। तू बता, कल फंक्शन छोड़कर कहां निकल गया था? राज ने लंबी सांस छोड़कर कहा, कुछ नहीं, बस इन्हीं लोगों से पूछताछ करने आ गया था। वो लड़की अभी फरार है और सूत्रों के मुताबिक उसके पास 50 लाख के ड्रग्स का कंसाइनमेंट है। देव ने ठंडे अंदाज में कहा, चौबे ने बताया था कि तूने उस लड़की का पीछा किया, चेहरा देखा था उसका? ये सवाल सुनते ही राज गहरी सोच में पड़ गया। पीछा करने और चेहरा याद करने की बात सुनकर राज के जहन में शीतल का चेहरा घूम गया। सवाल करती उसकी भूरी आंखें